इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ रमा। स्वागत है आपका। और हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, यहाँ पर हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने विलियम शेक्सपियर को हमने पढ़ा है। मैंने 4 to 5 वीडियोस डाले हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटिव। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा नए नए टॉपिक में देखते रहें, थोड़ा थोड़ा हम दोबारा से फिर एक राउंड और लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए 2 वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आपको देख लेने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आ रहे हैं एग्जाम्स में, पहले भी और आगे भी इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस ले रही हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लास्ट वीडियो को। लास्ट वीडियो में जो आपने स्कोर गाइज डाले हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट आर वेरी गुड। वाकई बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है, और अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी ग्रेट इन योर एग्जाम्स। ओके, बहुत बढ़िया करेंगे आप, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, नए हैं अगर मेरे चैनल पे आप, तो सब्सक्राइब करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे भी आपको वीडियोज़ मिलते रहें। इसके लिए लाइक भी कर दीजिएगा, फिर आपके ब्राउज़र में मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी और आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशंस पहुंच जाए आपके पास भी। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन। पार्ट 3 है, 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो उनकी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के लिए जाना जाता है? प्रिल्यूड बुक 5, प्रिल्यूड बुक 4, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1798। कौन सा इनका ऐसा वर्क है जो जाना जाता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन इज राइट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, यही जाना जाता है थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है? डैफोडिल्स बिल्कुल लिखी है, सॉलिड रिवर लिखी है, टिंटन एबी लिखी है। जो लव्स फिलॉसफी है ये नहीं लिखी है। आप बता सकते हैं कि ये किसने लिखी है? लव्स फिलॉसफी। लव्स फिलॉसफी गाइज किसकी पोएम है? पीबी शैली की पोएम है, जो 1819 में पब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 1819 में ये आई थी। ये है पीबी शैली की। किसकी है? पीबी शैली। ठीक है, चलिए। पैंथेज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। किस पोएट के साथ पैंथेज्म बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मानो एसोसिएट करता है? पैंथेज्म होता क्या है पहले तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि रटने से चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पैंथेज्म कहते हैं जब नेचर में ही बंदा जानता है, ये मानता है कि जो कण कण में, एक तरीके से कह लीजिए नेचर में जो भी चीज़ें हैं उनमें कण कण में भगवान विराजमान है, या जो जिस गॉड को भी मानते हैं तो गॉड का एग्जिस्टेंस जो है हर चीज़ में वो एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज़ कहलाती है पैंथेज्म। तो किसकी बात है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ ही है ना, किसी और पे हम नहीं जाएंगे। One of the following is not a theme related to romantic imagination as embodied in Tintern Abbey. Tintern Abbey में ऐसी कौन सी थीम है जो रोमांटिक इमेजिनेशन से रिलेट नहीं करती है? ठीक है, तो द सर्टेनली ऑफ सब्जेक्टिविटी इन इमेजिनेटिव प्रोसेस, द अल्केमी ऑफ माइंड इज बाउंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्डली परसेप्शंस इनटू न्यू पोएम्स, पोएटिक फॉर्म्स। ठीक है, द सेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द डिवाइन थ्रू क्रिएटिविटी, द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ थ्रू एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्री ऑफ आवर बीइंग। तो किस में आपको ये बात मिलती है? मतलब कौन सा इसमें ऐसा है जो इस चीज़ से रिलेट नहीं करता है रोमांटिक इमेजिनेशन से? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे बी ऑप्शन में ही तो ये बात कर रहा है, सब्जेक्टिविटी इमेजिनेटिव प्रोसेस, ए में बात कर रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। सी का देखें तो सेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द डिवाइन थ्रू क्रिएटिविटी की बात आ रही है, तो वो भी एक तरीके से इमेजिनेशन के थ्रू होता है। डी की बात करें तो द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ थ्रू एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्री ऑफ आवर बीइंग। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्री ऑफ आवर बीइंग, तो ये भी यहाँ पर इससे रिलेटेड बात करता है। तो बी एक ऐसा ऑप्शन है, ये कहता है कि अल्केमी ऑफ माइंड इज बाउंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्डली परसेप्शन इनटू न्यू पोएटिक फॉर्म्स, तो ये यहाँ पे इसकी बात नहीं करता। ठीक है, which one does not delineate the special features of odd on intimations of immortality? ये which one does not delineate
द स्पेशल फीचर, कौन सी यहाँ पे स्पेशल फीचर नहीं है? इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी या फिर इमॉर्टैलिटी और जिसको आप कहते हैं। तो व्हेन वर्ड्सवर्थ अरेंज्ड हिज पोएम्स फॉर पब्लिकेशन दिस ऑर्डर्ड द एंड एज इफ ही रिगार्डेड इट एज द क्राउन ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, तो ये बी देखें आप, द ऑड इज इन द थ्री पार्ट्स, a crisis, an explanation and a consolation. Wordsworth speaks of what is most important and original in his poetry. The once unusual form is matched by its unusual language. Wordsworth seems to have a stately marital form is matched by a stately use of words. या फिर Wordsworth seems to have decided that his subject was so important that it must be related in usual manner and for it he adopted a classical style. तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा बताइए गाइस। तो मेरे हिसाब से तो कौन सा हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए। देखिए समझिए इस ऑप्शन को, इसमें कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ सीम्स टू हैव डिसाइडेड, उन्होंने ये निश्चय किया दैट हिज सब्जेक्ट वाज सो इम्पोर्टेंट, कि उनका जो सब्जेक्ट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी ट्रीटेड एज यूजुअल मैनर एंड फॉर इट ही एडॉप्टेड अ क्लासिकल स्टाइल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यही इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। ठीक है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, जो भी हम नेचर में देखते हैं वह हमारा है। तो इज़ लाइन फ्रॉम, कहाँ की लाइन है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको मुझे लग रहा है पता भी होगी ये लाइन। तो सीधी सी बात है भाई, द वर्ल्ड इज़ टू मच की ये बात करता है। देखिए वर्ल्डली चीज़ें जो होती हैं उनसे जो हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, लेकिन लिटिल वी सी इन नेचर, जो भी थोड़ा सा हम नेचर के अंदर देखते हैं वो सब कुछ हमारा होता है। तो ये लाइन की बात कर रहा है दैट वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ठीक है, तो इस पोएम में जो है किसकी बातें हो रही हैं? वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में कब आई थी ये बताइए? 1807 में आई थी, 1807 में ये पोएम आई थी, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? लंडन 1802 बिल्कुल है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन बिल्कुल है, सॉलिटरी रीपर भी है, और लंडन बताइए। लंदन 1802 और लंदन दो चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जहाँ पे 82 लगा होगा 1802 लगा होगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, और जहाँ पे लंदन लगा होगा वो विलियम ब्लेक की है, ये याद रखिएगा। तो डी इनकी नहीं है, किसकी है डी? विलियम ब्लेक, किसकी है? विलियम ब्लेक की है डी, राइट। चलिए, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज़ द पोएम द सॉलिटरी रीपर? सॉलिटरी, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि जो आयोग है उसने भी इसका जवाब जो है इसको क्वेश्चन को फॉल्स मान लिया था। वैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको लिरिक माना जाता है, जो सॉलिटरी रीपर है ये एक लिरिक है, लेकिन कभी कभार इसको बैलेड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ नहीं आता है कि ये है क्या। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन सही हैं इसमें, तो आयोग ने इसको फॉल्स मान लिया था, तो देख लीजिएगा आप भी, कोई सा जवाब इसका नहीं माना आयोग ने, फॉल्स में रखा था इसको। वैसे लिरिक कहेंगे इसको, अगर बात करें तो लिरिक है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है बताइए, बताइए। सॉरी गाइस, मैं एक थोड़ा सा काम था। चलिए बताइए कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? ये द थॉर्न, सिमोन ली, द इडियट बॉय, बियॉन्ड। तो ये तीनों इनके हैं, द थॉर्न भी है, सिमोन ली भी है, इडियट बॉय भी है, और बियॉन्ड नहीं है इनका। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट। कौन सा नहीं है? बियॉन्ड इनका नहीं है। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन डी की बात करेंगे। तो बियॉन्ड किसका है अगर इनका नहीं है? तो जॉन गाल्सवर्दी का है, याद रखिएगा। जॉन, ये भी आपके राइटर हैं, टीजीटी के ही हैं, तो इनके भी वर्क को आपको याद रखना है। तो ये जो जॉन गाल्सवर्दी का है, क्या है? नॉवेल है। ठीक है, और कब आया था? 1970 में आया था ये। चलिए, विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ डैफोडिल्स? डैफोडिल्स जो पोएम है इसके फर्स्ट स्टैंजा में लास्ट में कौन सी दो लाइन राइम करती हैं? ट्रीज एंड ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, आई एंड लाई, ग्लांस एंड डांस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा,
जो डेफोडिल्स है, डेफोडिल्स का दूसरा क्या नाम है बता सकते हैं? तो डेफोडिल्स का दूसरा नाम है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। और यहाँ पर जो राइम की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रीज एंड ब्रीज। और ये लाइन क्या है ये भी बता देती हूँ, बिसाइड द लेक बेनिथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ये लाइन है, क्या है? बिसाइड द लेक बेनिथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, लास्ट की राइम पूछा है यहाँ, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। चलिए, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स डैफोडिल्स अ होस्ट, होस्ट हियर मीन्स, यहाँ पे आ होस्ट बोला है वर्ड्सवर्थ ने, डिस्क्राइब किया डैफोडिल्स को आ होस्ट। तो यहाँ पर होस्ट हियर मीन्स का मतलब होस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है ये बताना है। होस्ट का मतलब क्या है ये बताना है। समवन हु एंटरटेन invitation, an organism that harbors another inside, a whole army of flowers, an unruly crowd passes by। a host किसको बोला गया है? a host। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, a whole army of flowers को होस्ट कहा गया है। किसको कहा गया है? a whole army of flowers, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। Which of the following poems of Wordsworth has the subtitle Growth of Poet's Mind? किसका सबटाइटल है ये? The Tintin Abbey, Prelude, Ode on Intimations of Immortality, Laodamia। किसका है? ये है अपना प्रील्यूड का। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड किसका है? प्रील्यूड का है, ऑप्शन बी। कब आया था प्रील्यूड? 1850 में आया था, 1850 में। कंप्लीट कब हो गया था? 1805 में। और शुरू कब हुआ था लिखना? 1799 में शुरू हुआ था लिखना। ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? इनका कौन सा वर्क कहा जाता है? फाइन फ्लावर ऑफ 18th century, लिरिकल बैलड्स, इमोर्टैलिटी और द रेक्ल्यूज, द टिंटन एबी। तो किसकी बात हो रही है? टिंटन एबी की बात हो रही है। आप बता सकते हैं कब आया था टिंटन एबी? टिंटन एबी कब आया था? 1798 में। ये किस में? लिरिकल बैलड्स में ही पब्लिश कराया गया था इसको। हु सेड द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन? किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। कि कौन सी पोएम में कहा है? माई हार्ट्स लीप्स अप। किस में कहा है? माई हार्ट्स लीप्स अप, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। द प्रिल्यूड कंसिस्ट्स ऑफ, कितनी बुक्स हैं प्रिल्यूड के अंदर? 10 बुक्स हैं, 12 हैं, 14 या फिर 16? बहुत आसान सवाल है ये तो, बहुत आसान सवाल है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 14 बुक्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वर्ड्सवर्थ? कौन सी बात वर्ड्सवर्थ के बारे में सही नहीं है? वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टेम इमिटेशन ऑफ पॉप्स वर्सिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, ये पॉप्स को मानते थे और उनको कॉपी करते थे स्टार्टिंग में। थ्रू आउट द लाइफ ही नेवर वेवर इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमॉर्टैलिटी एज अ पुअर। कभी भी उन्होंने अपने आप में मतलब फेथ नहीं दिखाया अपने पूरे जीवन में, तो और उनकी इमॉर्टैलिटी जो थी वो थोड़ी पुअर थी। ये बात सच है क्या? लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड एट कॉकरमाउथ। लिरिकल बैलेड जो थी वो कॉकरमाउथ में पब्लिश्ड हुई थी, ये बात गलत है ना। प्रील्यूड वाज कंप्लीटेड 1805, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डी सही है यहाँ पर, और बी भी सही है, और ए भी सही है। तो यहाँ पे लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड एट कॉकरमाउथ, ये बात गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स नेचर इज बोथ लॉ एंड इम्पल्स? विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कहीं और जाना ही नहीं है हमें। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पीस अगेन अपीयर्स टू बी एज इन फिदर क्या चीज़ है ये? यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा, आई थिंक गाइज कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे ज़रूर। ये लाइन है ना, क्या बोलते हैं इसको? टाइपो। अगर ऐसे कॉपी छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? टाइपो कहते हैं। गाइज आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। मैं बीच में पूछ रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप अपने स्कोर भी ज़रूर साझा करें, ये कहना चाहती हूँ। जो भी आपका स्कोर बन रहा है आपको पता चल जाएगा कि कितना आप अच्छा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको
चलना भी चाहिए। और प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक ताकि वीडियो को और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके और लास्ट तक, क्योंकि हम लोग साथ में तैयारी करने वाले हैं, राइट। चलिए, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पीस अगेन अपीयर्स टू बी एंड इज फिट हैव फॉर दी, फिट हैव फॉर दी, यहाँ पे क्या है ये, फिट हैव फॉर दी। चलिए गाइस, अब स्काईलार्क है, कौन सी बर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, नाइटिंगेल, आउल, कुकू, कौन सी बर्ड की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन सही होगा, कुकू। किसकी बात हो रही है इसमें, कुकू की, द कुकू पोएम है ये। कब आई थी, 1807 में। एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये वही है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड जो भी आया था, कौन सा था, द प्रेल्यूड, ठीक है, इसमें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, द प्रेल्यूड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और प्रीलूड के बारे में जो और जानकारी है वो तो मैं दे चुकी हूँ काफ़ी सारी, बार बार क्या देना, ठीक है। चलिए, हु सेड इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फोस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो अपनी अर्ली लाइफ में वो 2 इन्फ्लुएंसेस के द्वारा फोस्टर्ड थे, और वो क्या था, ब्यूटी एंड फियर। बता दूँ आपको, कभी ऐसे भी पूछ लिया जाए, 1 सेकेंड, ब्यूटी एंड फियर, इन 2 चीज़ों से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे अर्ली लाइफ में अपनी, है ना। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन और मोरल इविल एंड ऑफ गॉड देन ऑल द सेजेस कैन। तो हु वॉज रिटन बाय इन हिज पोएम द टेबल्स टर्न्ड। टेबल्स टर्न्ड आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। हु वॉज रिटन बाय, लेकिन ये किसके लिए लिखी थी इन्होंने लाइन जो यहाँ पे लिखी थी, चार्लट बोल दीजिए, जो भी आप इसको बोलेंगे, स्मिथ, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर मैरी रॉबिन्सन, किसने लिखी थी, बहुत आसान है ये तो, सी ऑप्शन से हो जाएगा, जो टेबल टर्न्ड थी, सी ऑप्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और कब आई थी ये, 1798 में आई थी, लिरिकल बैलेड्स में। कब आई थी, 1798 में लिरिकल बैलेड्स में आई थी। Recently there has been a steep rise in the price of agricultural products। यहाँ पे ये ग्रामर का एक क्वेश्चन है, आ गया ये गलती से इसमें, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपनी ग्रामर भी जांच लीजिए थोड़ा सा। There has been a steep rise in the price of agricultural products, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं, है ना। तो बताइए रिसेंटली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ये, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, या फिर एडवर्ब है, क्या है यहाँ पर ये। तो रिसेंटली जो है गाइज यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली, ठीक है, देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज, एडवर्ब, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन पोएट्री, आइडेंटिफाई द वन। इनमें से कौन सा पार्ट विलियम वर्ड्सवर्थ की व्यू नहीं है पोएट्री के ऊपर। पोएट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। पोएट्री शुड बी मॉरलिटी एंड वर्चू एज इट्स मेन थीम्स, ये भी होना चाहिए। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस, ये तो सही है। पोएट्री शुड ऑफर एक्सेस टू द इमोशनल कंटेंट इन मेमोरी, कौन सा सही होगा इसमें। तो मेरे हिसाब से तो ये कौन सा पूछा है ना, नोट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोएट्री, तो मुझे ये लग रहा है वर्चू एज इट्स मेन थीम तो कभी नहीं रखा इन्होंने मॉरलिटी को और वर्चू को, है ना, तो यही गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। चलिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये गलत है इनके बारे में। विच ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑड आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ऑड्स। इरेगुलर ऑड्स की रिप्रेजेंटेटिव कौन सी ऑड्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और नाइटिंगेल है, और टू वेस्ट विंड, और टू ड्यूटी, और इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो ऊपर वाली तो 2 तो इनकी है ही नहीं, और जो ये और टू नाइटिंगेल है जॉन कीट्स की है, और टू वेस्ट विंड पी.बी. शेली की है, और टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ की है, और ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इनकी है, तो यही इनका सही हो जाएगा ऑप्शन। Which are the 2 birds that the solitary reaper is compared to in Wordsworth poem। solitary reaper में जो उसने solitary जो गर्ल है उसकी जो एक तरीके से कंपैरिजन किया है बर्ड्स के साथ, तो कौन सी बर्ड्स के साथ किया है, कुकू एंड स्काइलस, कौन सी 2 बर्ड्स का जिक्र है यहाँ पे, नाइटिंगेल एंड कुकू, लिनेट एंड थ्रॉसल, स्काइलार्क एंड थ्रस, कौन सी 2 बर्ड्स यहाँ पर आपको मिलती हैं देखने के लिए।
तो आई थिंक यहाँ पे आपको बी ऑप्शन से हो जाएगा, नाइटिंगेल और कुकू की बात हो रही है, राइट। टू आई स्काई लार्क तो एक वो है पीबी शैली की पोयम है, ठीक है, उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे नाइटिंगेल और कुकू की बात हो रही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेशन और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ आगे भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इससे पहले प्लीज़ पढ़ते रहिए, कैरी ऑन। ज़्यादा समय ये मत सोचिए, ज़्यादा समय है, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर टीचिंग, सॉरी इन योर स्टडी, एंड बी रेडी फॉर एग्ज़ाम एवरी मोमेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।